वेलकम स्टूडेंट, आई एम रमेश प्रजापति फ्रॉम सोजत रोड। इस वीडियो में मैंने साइंस के बोर्ड के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड कराए हैं और साइंस में भी आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ सोजत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैथ्स, साइंस और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता। ओके, तो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में कि हमारे अर्थ पे लाइट का सोर्स क्या है। लाइट का सबसे बड़ा सोर्स अर्थ के लिए आपका सन है। तो सबसे पहला पॉइंट, सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ क्या है? आपका सन। देखो अगली लाइन क्या है, मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि ये मान लो कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अपन को दिखेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये आपका सन है, सन से यहाँ पे लाइट आई, इसके ऊपर गिरती है। अब ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट, ये कुछ लाइट के कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ कलर्स को क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा यहाँ से। और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जब आपको आंखों के पास पहुंचती है तब यहाँ पे इसकी इमेज रेटिना पे बनती है और ये ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, ये कैसे पता चलता है? ये इस बात पे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कौन से कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब सन से जब लाइट आई, इसके ऊपर गिरी, इसने कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब किया और मान लेते हैं कि रेड कलर की लाइट को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब ये रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो ये कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। अगर और बात करते हैं कि ये कब काला दिखेगा, कब व्हाइट दिखेगा। अगर सन से आने वाली सारे कलर्स की लाइट को ये अगर पूरा ही एब्जॉर्ब कर दे, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर दे, तब ये कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। और सारे कलर्स को ये क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, तब ये दिखेगा आपको व्हाइट कलर का। अगर रेड कलर को रिफ्लेक्ट करे तो ये कैसा दिखेगा, रेड कलर का। ये कलर की कहानी ये है यहाँ पे। तो मैंने यही लिखा है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब फ्यू कलर्स, ठीक है, of light and reflects the rest of the colors. When this reflected light reaches to our eyes, then we can see the object. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो आपको बातें समझाई है उनको एक बार मैंने लिख दिया है, वही कि when object reflects the red color light, then object will show red color, ठीक है। when object reflects all the colors, अगर सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर लेगा तो वो कैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का। when objects absorb all the colors of the light, then object will show black color, अगर सारे लाइट आने वाली को एब्जॉर्ब कर दे और रिफ्लेक्ट कुछ करे ही नहीं तो वो कैसी दिखेगी आपको, ब्लैक कलर की दिखेगी। तो ये लाइट के बारे में कुछ बेसिक बातें थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अपना अगला पॉइंट है डी ब्रोगली प्रिंसिपल। ये डी ब्रोगली कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने कुछ बातें बताई लाइट के बारे में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था, उसके बाद में आपको मैं नोट्स दे दूंगा। तो पहली बात कि डी ब्रोगली ने कहा कि द लाइट हैज ड्यूअल नेचर। इट मीन्स इट डिवाइड्स द लाइट्स अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ द लाइट। मतलब कि लाइट जो आगे प्रोपेगेट करती है, जो मूव करती है सन से यहाँ पे आगे आपके अर्थ तक पहुँचती है, जब लाइट इस सन के यहाँ से, तो ये जो यहाँ पे प्रोपेगेट करती है वो दो तरीके से प्रोपेगेट करती है। पहले वेव की फॉर्म में, ठीक है, वेव की फॉर्म में यहाँ पे प्रोपेगेट करती है। दूसरे यहाँ पे है, यहाँ पे पार्टिकल के मूवमेंट के कारण। तो अभी मैं समझाऊंगा ये पूरा क्या होता है। देखो, तो इन्होंने बताया कि लाइट का जो प्रोपेगेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है और एक पार्टिकल के कारण वो ट्रेवल करती है। उन्होंने इनको एक्सपेरिमेंट से भी समझाया कि पहले क्या था कि डी ब्रोगली से पहले ये माना जाता था कि लाइट खाली वेव की फॉर्म में ही प्रोपेगेट करती है। तो उन्होंने कैसे समझाया आपको मैं यहाँ बता दूँ। तो उन्होंने ये बताया, सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे ऐसे ये प्लेट्स रखी उन्होंने और ये प्लेट्स के बीच में यहाँ पे छेद कर दिए, एकदम सीधी लाइन में छेद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस तरफ इन्होंने एक मोमबत्ती रखी, कैंडल रखी, और इस तरफ से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे देखा कि जब इस मोमबत्ती को उन्होंने यहाँ रखा और यहाँ पे एकदम सीध में यहाँ पे इन्होंने छेद किए, तो पता चला कि यहाँ से लाइट इन छेद से होती हुई उनके आँख तक पहुँच गई।
इसका मतलब उन्होंने कहा यहाँ से कि डेफिनेटली लाइट का जो प्रोपिगेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो एक वेव के फॉर्म में हो रहा है। एकदम सीध में जब प्रोपिगेशन होता है उसको बोलते हैं वेव। फिर उन्होंने बताया कि खाली वेव के कारण ही नहीं होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसे किया, अब अगली बार क्या किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कि छेद एकदम सीध में नहीं करके उन्होंने ऊपर नीचे कर दिए। जैसे कि पहला यहाँ पे ऊपर किया, दूसरा यहाँ नीचे किया, तीसरा मान लेते हैं यहाँ ऊपर वापस कर दिया। अब ये एकदम सीध में नहीं है ये छेद। तो अगर इन्होंने बोला कि अगर खाली जो लाइट है वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो यहाँ से अब कैंडल से उनकी आंख तक रोशनी पहुंचनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कि यहाँ पे लाइट आई, यहाँ से छेद पे यहाँ पे आई, ठीक है, उसके बाद आई, लेकिन यहाँ पे आगे छेद नहीं है तो आगे प्रोपेगेट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे इसके अराउंड, आपको पता है एनवायरनमेंट में क्या होता है, पार्टिकल कण होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो लाइट यहाँ पे आके गिरी तो उस लाइट का कुछ इंटेंसिटी यहाँ पे भी पहुंची, मतलब इस छेद के पास भी पहुंची। अब वो कुछ लाइट की कुछ इंटेंसिटी यहाँ पहुंची तो वो क्या करी, छेद आर पार करके आगे पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ कण है, कुछ पार्टिकल है, कुछ एटम्स है, तो उसके कारण क्या हुआ कि इस लाइट की कुछ इंटेंसिटी इस छेद के पास भी पहुंच गई, जिसके कारण यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे उनकी लाइट की कुछ अमाउंट यहाँ पे पहुंची। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो पिछला एक्सपेरिमेंट जो वेव का था उसके जीती यहाँ पे लाइट पहुंची, लेकिन कुछ अमाउंट में लाइट जरूर पहुंची। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि जरूर यहाँ पे पार्टिकल मूवमेंट के कारण भी कहीं ना कहीं लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रोपेगेशन किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे ये पार्टिकल के कारण लाइट की कुछ इंटेंसिटी यहाँ पे पहुंची और फिर वो आगे जाके प्रोपेगेट हुई, फिर यहाँ पहुंची, है ना। तो उन्होंने फिर ये जो प्रिंसिपल है जो दो बातों पे डिपेंड करता है, लाइट का जो प्रोपेगेशन एक तो वेव की तरह होता है और दूसरा होता है आपका पार्टिकल के कारण। तो इसलिए डी ब्रोगली ने इसको क्या बोला, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, जो हमने समझा है उसको वापस मैंने एक बार लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, light can propagate in two way, first in the form of wave, second due to the particle. This is known as de Broglie's dual nature of light. क्योंकि ये दो बातों पे डिपेंड करती है प्रोपेगेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी ब्रोगलीस का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये है आपका वेव की फॉर्म में प्रोपेगेशन, ठीक है, और ये आपका है प्रोपेगेशन ड्यू टू पार्टिकल। तो यहाँ पे वो मैंने अभी जो समझाया था वैसा ही है कि जब आपके छेद जो है यहाँ पे एकदम सीध में कर रखे हो आपके होल, तो यहाँ पे ये लाइट है वो एकदम आँख तक पहुँचेगी किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। लेकिन जब ऊपर नीचे आप अगर होल कर देते हो तो भी लाइट की यहाँ आँख तक पहुंचेगी, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन पहुंचेगी जरूर। तो वो किसके कारण पहुंची है, यहाँ पे जो इसके लाइट के अराउंड जो यहाँ पे पार्टिकल है उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोपेगेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह दिया, ड्यू टू पार्टिकल। यहाँ पे ये जो प्रोपेगेशन है टू वे में हो रहा है, इसलिए इसी को बोलते हैं डी ब्रोगलीस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला अपना पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मान लेते हैं आपकी कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसी सरफेस है जिसके आर पार लाइट प्रोपेगेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका सन है, यहाँ से जो लाइट आ रही है उसको बोलते हैं आप इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट रे बोलते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ से टकराने के बाद जो यहाँ पे जो लाइट जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये कहता है कि जब इंसिडेंट रे यहाँ पे सरफेस पे टकराती है और वापस
ये देखो मान लेते हैं कि ऊपर वाला मीडियम 1 है और नीचे यहाँ पे आपका मीडियम जो है वो 2 है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब इंसिडेंट रे मीडियम 1 में आते हुए टकराती है यहाँ पे और वापस उसी मीडियम में प्रोपेगेट कर जाती है, देखो ये आके यहाँ टकराई और वापस क्या चला गया, उसी मीडियम में चली गई। यहाँ पे देखो ये मीडियम 1 में ही चली गई, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। मतलब यही है कि इंसिडेंट रे मीडियम 1 में आई और वापस टकरा के मीडियम 1 में ही चली गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये 2 टाइप का होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सरफेस है वो कैसी है। अगर आपकी सरफेस एकदम स्मूथ है, एकदम सीधी स्मूथ है सरफेस, तो पहला तो स्मूथ सरफेस हो अगर, और दूसरा रफ सरफेस हो, ठीक है, खुरदरी सरफेस। ठीक है, देखो स्मूथ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पैरेलल रेज आ रही है सन से, ठीक है, तो यहाँ पे टकराने के बाद भी जब ये वापस रिफ्लेक्ट होगी तब भी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पे मैंने पैरेलल मेरे से बनी नहीं है, लेकिन ये पैरेलल मान के चलो ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस। लेकिन यहाँ पे रफ सरफेस पे क्या होगा कि ये आएगी तो पैरेलल, ये ऐसे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं क्योंकि सरफेस यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस है। तो ये दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये देखो इंसिडेंट रे भी मीडियम 1 में ही है और रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो भी मीडियम 1 में ही है। और यहाँ पे भी वही कहानी कि इंसिडेंट रे भी मीडियम 1 में है और रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या है, मीडियम 1 में ही है, इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही है। तो ठीक है, अब नोट्स लिख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ मीडियम 1 एंड रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम 1, दिस फिनोमिना दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कि टाइप कितने होते हैं रिफ्लेक्शन के, 2 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन वही जब आपकी सरफेस क्या हो जाए, स्मूथ, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जब आपकी सरफेस क्या हो जाए, रफ सरफेस हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे बस इतना सा फर्क होता है कि स्मूथ सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है। स्मूथ सरफेस के कारण क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रेज होती है जो पैरेलल आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में क्या होती है, पैरेलल ही होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रेज है वो पैरेलल नहीं होकर किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकती है। बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, रिफ्लेक्टेड रेज विल फॉलो पैरेलल पाथ यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रेज विल स्प्रेड इन रैंडम डायरेक्शन, यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे बात करते हैं अपन कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्या, स्मूथ सरफेस वाला। ठीक है, स्मूथ सरफेस में आप मिरर भी ले सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो अगर मैं मिरर लेता हूं सरफेस की जगह, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर के केस में क्या रूल होते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले ही देख लिया है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में अपना डायग्राम क्या बना था। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर की बात करें और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में यहाँ पे 2 रूल काम करेंगे। सबसे पहला रूल है, तो यहाँ पे 2 रूल है। यहाँ पे पहला रूल है कि यहाँ पे जो जहां पे ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये परपेंडिकुलर जहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पे वो जो पॉइंट होगा वो उसी प्लेन पे होगा, ये कह रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। और दूसरा रूल मैं यहाँ पे पहले ही बता दूं आपको कि दूसरा रूल ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये है जो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल आई, ये वाला एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल आर, ये आपस में इक्वल होते हैं प्लेन मिरर के केस में। ये रूल 2 हो जाएगा। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में ये लिख के आना अपन को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है
तो पहला मैंने लिख दिया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर ऑफ मिरर आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट वही कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, क्या लिख दें यहाँ पे, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद परपेंडिकुलर जो होता है एंगल आई विल बी सेम एज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द परपेंडिकुलर, वो होगा आपका एंगल आर। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या कहेगा, रूल 2 कहेगा। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला है पॉइंट अपना, इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। जो कांच होता है अपने घर का, उसमें जो इमेज बनती है उसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन। तो पहला पॉइंट तो ये है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, मान लो कि आपका मिरर है और मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपकी इमेज जो बनेगी यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो इमेज जो आपकी बनती है, जैसे मान लो ये इमेज है आपकी, ठीक है, वो एक वर्चुअल इमेज होती है, रियल नहीं होती है। तो पहला पॉइंट लिख दो। तो पॉइंट लिख दिया मैंने, वर्चुअल होती है इमेज जो बनती है आपकी। दूसरा पॉइंट लिख देते हैं कि ये जो इमेज जो बनती है आपकी, वो जिस कितनी डिस्टेंस पे बनती है, वो उतनी डिस्टेंस पे बनती है जितनी आप इस मिरर से कितने दूर खड़े हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आप डी डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो आपकी इमेज भी कितने डिस्टेंस दूर जाके बनेगी मिरर से, डी डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तीसरा पॉइंट लिख दो कि ये जो इमेज की जो हाइट होगी, वो हाइट सेम होगी यहाँ पे, जो आप खड़े हो या कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उसके हाइट के बराबर होगी। तो यहाँ लिख दूं, तो मैंने लिख दिया कि हाइट ऑफ इमेज विल बी सेम एज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो बात आप सिर्फ याद रखिए। यहाँ पे ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में ये 3 बातें याद रखनी है कि इमेज की डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर्स के बराबर होगी, डी बराबर होगा, और इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगा, और ये जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। बस इतनी सी चीज़ याद रखो। तो अभी हमने पढ़ा है प्लेन मिरर के बारे में, जो आपके घर में जो कांच, तो एकदम प्लेन मिरर होता है ये, ऐसा ना। अब अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे रफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्फेरिकल मिरर में होता क्या है कि इस प्लेन मिरर को आप कर्व की फॉर्म में मोड़ दो। कैसे, यहाँ तो इसको क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ ऐसे मोड़ सकते हैं, और ये पीछे आपका ये कोटिंग की हुई है ना, ओपेक है यहाँ पे ये सिस्टम। और यहाँ फिर इसको क्या कर सकते हैं, पीछे की ओर ऐसे मोड़ सकते हैं, और यहाँ पे पीछे कोटिंग की हुई है। तो इन 2 टाइप से अपन इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब स्फेरिकल मिरर इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इनको आगे बढ़ाऊं तो ये एक स्फेयर का छोटा सा पार्ट है। बात समझ में आई क्या, ये स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, जहाँ पे उनका कोई सेंटर होगा। ठीक है,
तो अब ये जब ऐसे कर्व हो जाता है, मतलब कहने का मतलब जहां पे रिफ्लेक्शन होना है लाइट का, अगर वो बाहर की ओर निकला हुआ है, अपनी और बाहर की ओर निकला हुआ है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा अगर अंदर धसा हुआ है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो अब इनको डिटेल से अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अपन शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर। इसकी डेफिनेशन अगर आपको पूछ ले तो क्या लिखेंगे? तो यहां पे डेफिनेशन क्या हो गई? मिरर्स हैविंग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, है ना। जहां पे ये रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट जहां पे रिफ्लेक्ट होती है, अगर वो स्फेरिकल शेप की हो जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? फिर स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। तो कैसे सर? इसके दो पार्ट टाइप होते हैं स्फेरिकल मिरर के। कैसे? कि सबसे पहला कि अगर आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो इधर मैं कोटिंग कर रहा हूं पीछे की साइड में, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे आ गई? आगे की साइड में। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या हो? कर्व्ड हो इनसाइड, अंदर की ओर कर्व हो। यहां पे देखो अंदर की ओर कर्व्ड है, तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। सॉरी, मिरर। ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और इसका जस्ट उल्टा, अगर आप कोटिंग पीछे की तरफ ऐसे कर दूं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की ओर निकली हुई है, आउटर सरफेस अगर है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तब यहां पे इसको क्या बोलेंगे? कॉनवेक्स मिरर। ओके। देखो मिरर और लेंस में क्या फर्क है कि मिरर में आपकी जो लाइट आती है वो इस मीडियम मतलब या फिर इस सरफेस को पार करके आगे नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन लेंस के केस में जब अपन आगे पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि ये क्या करती है इसको। तो यहाँ पे स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो पहला यहाँ अपन एक बार डायग्राम बना देते हैं। कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर इनसाइड हो, तो ये रहा आपका बाहर की तरफ आपकी ये कोटिंग कर रखी है और अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और इसका जस्ट उल्टा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अगर बाहर की ओर आउटर सरफेस पे बाहर की ओर निकली हुई है तो वो आपका कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्या लिख दिया मैंने? इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड। देखो ये कर्व कहाँ पे? इनसाइड है, तब यहाँ पे क्या कह देंगे? ये कॉनकेव मिरर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड, देखो ये बाहर की ओर निकली हुई है, देन इट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर।